हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th की फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन का सेकेंड लेक्चर पढ़ते हैं। पहले लेक्चर में प्रकाश का अपवर्तन इसके बारे में बताया था। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, स्नेल का नियम, और जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, इसके बारे में बताया था। आज इसी के आगे पढ़ रहे हैं क्रांतिक कोण। सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल ये क्या होता है। तो क्रांतिक कोण मान लेते हैं कि एक ये माध्यम है, ये मान लो सघन माध्यम है, और नीचे ये क्या है आपका विरल माध्यम है। विरल माध्यम पहला माध्यम और सघन क्या हो गया मान लेते हैं दूसरा माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण इसमें आती है सघन माध्यम से, मान लेते हैं ऐसे, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो ये आपतन कोण और ये क्या होता है, अपवर्तन कोण। अब इसका थोड़ा सा भाग परावर्तित भी होता है, थोड़ा सा भाग क्या होता है, परावर्तित। बहुत कम भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ए बी इसे मान लेते हैं सी, और इसे बी आर कोई भी नाम दे देते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। क्यों दूर हटती है, पहले लेक्चर में बताया गया था। अब तो क्रांतिक कोण क्या हो गया, तो जब हम आपतन कोण आई का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण भी क्या होता है, बढ़ता है। इसको चित्र के हिसाब से समझते हैं। ये अभिलंब हो गया, ये आपका सघन माध्यम हो गया, और ये क्या हो गया, विरल। ये पहला माध्यम मान लेते हैं, ये दूसरा। कोई प्रकाश किरण ये आई ऐसे, ए बी नाम दे देते हैं। अब किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से क्या दूर हटेगी। तो क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। फिर जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो हम आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 हो जाए, तब इस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण बोला गया है। आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण बोला जाता है। कब, जब ये आर कितना हो जाए, 90। तो ये क्रांतिक कोण कहाँ बनता है, सघन माध्यम में। भाई हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण आर क्या होता है, बढ़ता है। तो आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि आर कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, तब इस आपतन कोण आई को ही क्रांतिक कोण बोला गया है। और कोई कोण नहीं है, इस आपतन कोण आई को ही बोला गया है क्या, क्रांतिक कोण। कब बोला गया, जब आर कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए। अर्थात क्रांतिक कोण की डिफिनीशन क्या होगी, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, वह
आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। ये जो क्रांतिक कोण है एक प्रकार का आपतन ही कोण है। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब इसी में पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको विचित्र से थोड़ा समझते हैं। ये सघन माध्यम है और ये आपका क्या है, विरल माध्यम है। किरण सघन माध्यम से आ रही है, आपतन कोण आई है। अब ये विरल माध्यम में प्रवेश कर रही, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? हमको पता है कि जब आई का मान बढ़ाते हैं तो आर का मान भी बढ़ता है। तो आई का मान जब इतना बढ़ा दें कि आर का मान कितना हो जाए, 90, तो उस आई को ही क्या बोला जाता है, क्रांतिक कोण। अब हम आई का मान और बढ़ाएं, आई का मान जो है क्रांतिक कोण से क्या करते हैं, हम अधिक कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, आई का जो मान है आई ग्रेटर देन सी, अब आई का मान और बढ़ाते हैं, क्रांतिक कोण से क्या करते हैं, अधिक करते हैं, तो आर क्या होगा, बढ़ेगा। आई बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, तो आर अब 90 के ऊपर जाएगा। तो जैसे ही आर 90 के ऊपर जाएगा तो इसका जो संपूर्ण प्रकाश है उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। ए बी सी। अगर हम आई का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, तब आई को क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर इसके बाद भी हम आई का मान और बढ़ा दें तो अपवर्तन कोण 90 अंश से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, तो ये संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। अर्थात जब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर देते हैं तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर देते हैं, थोड़ा अधिक कर देते हैं, तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही, सघन माध्यम में लौट जाता है, लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण
आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अर्थात जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ा देते हैं तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही या उसी माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्रांतिक कोण एक बार फिर से, जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण बढ़ता है। तो जब हम आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि यार कितना हो जाए 90, तब इस आई को ही क्या बोला जाता है? क्रांतिक कोण। अर्थात सघन माध्यम में क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। जब अपवर्तन कोण 90 अंश होता है तभी आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक बढ़ा दें तो ये संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब जब किसी पृष्ठ से टोटल प्रकाश रिफ्लेक्शन हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, तो वो पृष्ठ जो होता है चमकीला दिखाई देने लगता है। बहुत तेजी से वो क्या होता है? चमकता है। तो इसका पृष्ठ कैसा हो जाता है? चमकीला हो जाता है। तो जब परावर्तन होता है पूरे प्रकाश का तो वो भाग कैसा हो जाता है? चमकने लगता है। तो इसी के एग्जाम्पल हैं, जैसे कांच में कोई दरार पड़ जाती है तो चमकने लगती है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो कांच की कांच की दीवार में पड़ी दरार का चमकना किसका एग्जाम्पल है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जैसे हीरे की चमक, हीरे की चमक, जो हीरा जो चमकता है ना, वो सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हैं। या किसी बीकर में, किसी कांच के बीकर में जल भरा हुआ है, उसमें कोई वस्तु रखी है तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। कोई वस्तु या कोई पेन वगैरह हम डाल देते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इस प्रकार एक क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध पढ़ते हैं। ये क्या होता है? अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण, व क्रांतिक कोण में संबंध कैसे? मान लो विरल माध्यम पहला है और सघन माध्यम आपका क्या है? दूसरा है। यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल के नियम से क्या होता है? n बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है, आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर देते हैं, संपूर्ण प्रकाश क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो मान लो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का पूर्णांक, तो साइन आई बटे क्या हो जाएगा? साइन आर।
ये सघन माध्यम है और ये कैसा है, विरल। विरल पहला माध्यम, सघन दूसरा मान लेते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगा रहे हैं। पहले माध्यम विरल है, दूसरा क्या है, सघन। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तन, क्योंकि किरण सघन से विरल में जा रही, तो आई का मान बढ़ा देते हैं तो अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आई क्या हो जाता है यहाँ पर, सी के बराबर, और आर क्या हो जाता है, 90। जब आर 90 हो जाता है तभी हम आई को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो ये मान हम यहाँ रख देते हैं। किरण सघन से वायु में जा रही तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। इसमें रख देते हैं तो 2n1 क्या आ जाएगा, साइन आई की जगह सी और बटे आर की जगह 90, तो साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो ये बराबर आ जाएगा साइन सी। तो ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक आ गया। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब अगर हमको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना, तो फार्मूला क्या होता है, इसी का उल्टा, 2n1 बराबर 1/1n2। पहले लेक्चर में हम पढ़ाया था। तो इससे 1n2 का मान निकालते हैं। तो 1n2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2n1 बराबर 1/2n1 का मान कितना है, साइन सी, साइन सी। तो एक ये फार्मूला आ गया आपका, n बराबर 1/sin सी, 1n2 बराबर 1/sin सी। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हो 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का पूछा जाए GNA, तो क्या हो जाता था, 1/ANG, ये सिद्ध किया था। तो 1/3/2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2/3। तो ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हो और कांच के सापेक्ष वायु का पूछा जाए तो 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन सी आया है, और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का पूछा जाए तो 1/, क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। इस प्रकार अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध आ जाता है। अब ये जो माध्यम का अपवर्तनांक है n जो है लाल रंग के लिए कम होता है। n का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए क्या होता है, कम होता है। जो अपवर्तनांक होता है n लाल रंग के लिए क्या होता है, कम होता है। और बैंगनी रंग के लिए बोला जाए तो क्या होता है, ये फिर अधिक हो जाता है, अधिक होता है। तो लाल रंग के लिए इसका मान कम होता है तो क्रांतिक के कोण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये कम है तो ये अधिक होगा, ये कम होगा तो ये अधिक होगा, क्योंकि एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम है। तो लाल के लिए सी का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और बैंगनी रंग के लिए सी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। अर्थात क्वेश्चन पूछता है कि माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए क्या होता है, कम होता है, बैंगनी रंग के लिए अधिक। तो लाल रंग के लिए कम तो सी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण जो होता है लाल रंग के लिए अधिक होता है और बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार
अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध n बराबर 1/sin c। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।